नमस्कार, मैं डॉक्टर कथा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का सबसे पहले हम परिचय और उनके द्वारा रची गई रचनाएं और उनके जीवन के जो प्रमुख पक्ष रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। विवेकानंद जी को भारत का आध्यात्मिक चिंतक माना जाता है। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। नरेंद्रनाथ का बचपन बड़े ही ठाट बाट से व्यतीत हुआ था। बालक नरेंद्रनाथ बचपन से ही एकाग्रचित और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। बालक नरेंद्रनाथ के माता पिता भी, उनका पूरा परिवार भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। बालक नरेंद्रनाथ के पितामह ने 25 वर्ष की अल्प आयु में ही समस्त भौतिक आकर्षणों का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया था। नरेंद्रनाथ का नाम विवेकानंद कैसे पड़ा, इसकी भी एक रोचक और आध्यात्मिक घटना है। 1881 में नरेंद्रनाथ का संपर्क स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुआ। उस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस बंगाल एक लोकप्रिय आध्यात्मिक संत थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलकर नरेंद्रनाथ का जीवन बदल गया। प्रारंभिक दिनों में नरेंद्रनाथ के मन में रामकृष्ण परमहंस के प्रति मानसिक द्वंद्व और प्रतिरोध था, लेकिन लंबे वाद विवादों के पश्चात नरेंद्रनाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में पूर्णतः समर्पण कर दिया और बालक नरेंद्रनाथ जैसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और वे विवेकानंद हो गए। जब नरेंद्रनाथ ने संन्यास ग्रहण किया था और जब वे अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे, उसी समय बम्बई से अमेरिका जाते समय उन्होंने विवेकानंद नाम ग्रहण किया था। नरेंद्रनाथ के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और माँ आध्यात्मिक होने के साथ साथ बुद्धिमान और मेधावी व शांत स्वभाव की थी। रामायण और महाभारत का पाठ वे नियमित रूप से करती थी। नरेंद्रनाथ की घरेलू शिक्षा बंगाली और अंग्रेजी भाषा में संपन्न हुई। बचपन से ही माँ द्वारा उच्चारित रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनते थे और रामचरितमानस नरेंद्रनाथ के पसंदीदा विषय में थे। बचपन से ही उनमें यौगिक चेतना के लक्षण प्रकट हो गए थे। बालक नरेंद्रनाथ बहुत ही शैतानी करते थे। उनकी माँ जब उतनी शैतानियाँ से परेशान हो जाती थी तब वे विवश होकर कहती थी, मैंने शिव जी से पुत्र मांगा था लेकिन उन्होंने मेरे पास राक्षस भेज दिया है। तो इस प्रकार नरेंद्रनाथ का जो जीवन था वह बाल्यकाल में बहुत ही चंचल स्वभाव का था। 6 वर्ष की आयु में नरेंद्र को स्कूल भर्ती करा। 7 वर्ष की आयु में बालक नरेंद्रनाथ का ईश्वरचंद विद्यासागर के स्कूल में दाखिला हो गया था। प्रेसिडेंटी कॉलेज में बालक नरेंद्रनाथ का दाखिला हुआ और यहाँ नरेंद्रनाथ ने अपनी प्रतिज्ञा का परिचय दिया और शिक्षकों की प्रशंसा के पात्र बने। बालक नरेंद्रनाथ की बहुमुखी प्रतिभा का वर्णन करते हुए तत्कालीन कॉलेज के प्राचार्य W. उस्टरहर्स्ट ने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में उतना मेधावी अन्य छात्र नहीं देखा था। नरेंद्रनाथ को रामकृष्ण ने जैसे ही देखा तो उन्होंने ये विचार किया कि देव, मैं जानता हूँ कि तुम वह प्राचीन ऋषि नर हो, नारायण के अवतार हो जो कि पृथ्वी पर मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए जन्म देता है। 1888 में विवेकानंद एक सन्यासी की तरह हाथ में एक दंड और कमंडल लेकर के कलकत्ता से उत्तरी भारत की यात्रा पर निकल पड़े। वे वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस, गाजीपुर
होते हुए हिमालय पहुँचे। हाथरस से शरद चंद्र गुप्त भी उनके साथ चल दिए और उन्हें हिमालय की यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 13 मई 1893 को विवेकानंद अमेरिका की यात्रा हेतु बम्बई से रवाना हुए। 11 सितंबर 1893 को कोलंबस हाल में धर्म संसद की कार्रवाई शुरू हुई और इस संसद में विश्व स्तर के धार्मिक नेता उपस्थित थे। 11 सितंबर 1893 की संध्या को विवेकानंद ने अपने भाषण देना शुरू किया। अमेरिका के भाइयों और बहनों कहा तो सभी ने गर्मजोशी से ताली बजा करके उनका स्वागत किया। विवेकानंद ने सीधी और सरल भाषा में भाषण देकर अमेरिका की धर्म संसद को प्रभावित किया और पूरे पाश्चात्य जगत में सभी समाचार पत्रों में और लोगों की जुबां पर विवेकानंद के भाषण की प्रशंसा हो रही थी। 7 अगस्त 1895 को विवेकानंद अमेरिका से इंग्लैंड की यात्रा पर निकल गए और पूरे इंग्लैंड में उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया। 6 दिसंबर 1895 को इंग्लैंड से पुनः न्यूयॉर्क आ गए और यहाँ पर उन्हें S.A. वाल्डो नामक महिला ने बहुत सहयोग दिया। न्यूयॉर्क में ही फरवरी 1896 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी का शिलान्यास किया। अप्रैल 1896 में स्वामी जी न्यूयॉर्क से पुनः इंग्लैंड की यात्रा पर रवाना हो गए। मई 1896 से उन्होंने वेदांत का अध्यापन प्रारंभ किया। उन्होंने कई जगह वेदांत क्लब और अनेकों शिक्षण संस्थाएं खोली। उनके अध्ययन की प्रशंसा और प्रचार सभी जगह होने लगा। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर मैक्स मूलर ने विवेकानंद को भोजन पर आमंत्रित किया। मैक्स मूलर विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ से उन्होंने कुछ मित्रों के आग्रह पर स्विट्जरलैंड की यात्रा की। अगस्त 1891 को विवेकानंद को जर्मनी के कील विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पॉल डायसन ने आमंत्रित किया। वे भी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित हुए और विवेकानंद पुनः लंदन चले गए और वहाँ से अपने 2 शिष्य और श्रीमती सेवियर के साथ भारत आए। 1 मई 1897 को विवेकानंद ने रामकृष्ण के शिष्यों की एक सभा बुलाई। राष्ट्रीय समस्या पर अनेकों प्रस्ताव पास किए और 5 मई 1897 को अल्मोड़ा से 50 मील दूर मायावती नामक स्थान पर मायावती अद्वैत आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का लक्ष्य था कि पूर्व और पश्चिम के लोग मिलकर वेदांत दर्शन का अभ्यास कर सकें। पश्चिमी राष्ट्रों में वेदांत दर्शन अभ्यास केंद्रों की स्थापना करने के लक्ष्य से विवेकानंद एक बार पुनः सिस्टर निवेदिता और तुरानंद के साथ पश्चिमी यात्रा पर 20 जून 1899 को रवाना हुए। अनेकों स्थानों पर केंद्रों की स्थापना की और पश्चिमी संस्कृति के विनाशकारी रूप को देखा और निराश हुई। 24 जनवरी 1901 को पुनः भारत यानी के बेलूर में आ गए। अब विवेकानंद का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उन्हें दमा और मधुमेह हो गया था। 7 माह तक वे बेलूर में ही विश्राम करने लगे। बोध गया की भी यात्रा की और वाराणसी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन से वागृह की स्थापना की। अब उनका स्वास्थ्य और भी खराब रहने लगा और उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि मैं 40वां साल देखने के लिए जीवित नहीं रहूँगा। उनका पूर्व अनुमान सही सिद्ध हुआ और 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। तो प्यारे बच्चों, ये विवेकानंद जो युवा शक्ति के प्रतीक हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश के लिए, अपने देश की विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया, उनका मैंने आपके साथ परिचय शेयर करा। एक अद्भुत प्रतिभाशाली नवयुवक जो बहुत ही लाड़ प्यार से
पला और बढ़ा, उसने सब कुछ छोड़ करके एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया और अपने को देशवासियों के लिए समर्पित करके जगह जगह रामकृष्ण मिशन के मठ स्थापित करे और उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया। विदेशों में गए, धर्म संसद में अपने उद्बोधन से सबको प्रभावित किया और उनका यह भाषण सारे देश विदेश में प्रचार प्रसार का कारण बना। अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स के रूप में है। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, माया एंड इल्यूशन, एब्सोल्युटली एंड मैनिफेस्टन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये कुछ किताबें हैं, उनकी प्रमुख हैं। इसके अलावा भी हैं द मैन इज मेकिंग, द मिशन ऑफ द वेदांता, माई प्लान ऑफ कंपेजन। विवेकानंद की ये कुछ प्रमुख किताबें हैं जो मैंने आज आपको बच्चों बताई। इसके बाद में बच्चों उनके हम राजनीतिक विचारों की चर्चा करते हैं। व्यक्ति और राज्य। विवेकानंद व्यक्ति और राज्य में एक समन्वयात्मक संबंध की स्थापना करते हैं। उन्होंने व्यक्ति को राज्य का आधार और मुख्य तत्व माना है। व्यक्तियों में ही राज्य का निर्माण होता है। व्यक्ति जितने अच्छे श्रेष्ठ होंगे, राज्य भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का लक्ष्य मानव कल्याण है। कोई भी राष्ट्र इस कारण शुभ या महान नहीं होता कि वहाँ इस हेतु कानून निर्माण हुआ है, अपितु इसलिए कि मनुष्य महान और शुभ होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम शेयर करें बेटा, तो व्यक्ति और समाज का क्या आपस में योगदान है। व्यक्ति और समाज के मध्य सावयवी संबंध बताया। समाज का अपना गुण और लक्षण होता है। विवेकानंद के समाज का अभिप्राय वहाँ एक समुदाय विशेष से है। व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर ही विशेष समाज में जन्म लेता है। व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट व्यक्ति होता है। वहीं हम तीसरे पॉइंट में देखते हैं जातीय और वर्ण व्यवस्था के बारे में आपके विचार हैं। जातीय और वर्ण व्यवस्था का मूल आधार श्रम विभाजन माना जाता था। वर्ण व्यवस्था का धर्म से कोई संबंध नहीं था। धर्म को श्रम विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। विवेकानंद ने जाति प्रथा का खंडन करते हुए कहा कि धर्म की कोई जाति नहीं होती है। सर्वोच्च जाति से एक मनुष्य और निम्नतम जाति से एक मनुष्य उत्पन्न हो सकता है और भारत में ये दो जातियां समान हैं। जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है। विवेकानंद ने आगे बताया कि भारत में जाति प्रथा के बढ़ने का मूल कारण हिंदू संस्कृति और धर्म है। हिंदू संस्कृति धर्म प्रधान है और धर्म ही उसका प्राण है। जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू पुरुष और स्त्रियों से छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों विकासात्मक दृष्टिकोण। विवेकानंद जी की ये मान्यता थी कि हिंदू समाज और संस्कृति में जो शुभ और कल्याणकारी तत्व है उन्हें सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है और जो शुभ, अशुभ और कल्याणकारी तत्व हैं उनमें विकासात्मक परिवर्तन होना चाहिए। समाज में क्रांति की नहीं परंतु संशोधन और विकास की बहुत आवश्यकता है। उनके शब्दों में जातियों का अंत नहीं करके उन्हें पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। प्राचीन संरचना के अंतर्गत ही 200,000 नवीन व्यवस्थाओं की पुनर्रचना करने की उनकी विधि रही है। विवेकानंद ने वेदांत दर्शन की सहायता से जातिवाद और अस्पृश्यता की समस्या का भी समाधान करने का प्रभावी प्रयास किया है। वर्ण और जाति व्यवस्था, सामाजिक विकास और सामाजिक संशोधन किस प्रकार करें, इस पर विवेकानंद जी ने कहा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक आदर्श ब्राह्मण और दूसरे सिरे पर आदर्श चांडाल, संपूर्ण समाज का कार्य एक चांडाल को एक आदर्श ब्राह्मण बनाता है। समाज सुधार और विकास का लक्ष्य समाज के निम्नतम व्यक्तियों को, यानी कि जो दलित हैं, शूद्र हैं, पिछड़े हैं या निर्धन हैं,
उच्चतम व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति तक विकसित करना चाहिए। उनके सुझाव थे, भारतीय ग्रंथों, साहित्य और स्मृतियों को आध्यात्मिक सत्यों को छिपा कर रखा गया है और उनके प्रति उनका असत्य प्रचार है। वहीं देश और सभी स्त्री पुरुषों को अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन करवाना चाहिए। प्रत्येक स्त्री पुरुष को शिक्षित होना चाहिए ताकि वे जातिवाद और वर्ण व्यवस्था की कमियों को दूर करने का शैक्षणिक प्रचार प्रसार कर सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मानव के मध्य घृणा और वैमनस्य की समाप्ति करनी चाहिए। तो आज के व्याख्यान में बच्चों इतना है।